बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान आलिया खान और आप यूट्यूब चैनल आलिया खान ऑफिशियल देख रहे हैं। नाज़रीन, पिछले काफ़ी सालों से देखने में आ रहा है कि दिल एक का मर्ज़ जो है बहुत आम होता जा रहा है, ख़ुसूसी तौर पर नौजवानों में। पहले एक वक्त हुआ करता था कि सुनने में आता था कि जी 50 साल से ऊपर 60-70 साल से ऊपर के लोगों को दिल की बीमारी लाहक होती है और फिर उनकी मौत वाक़या हो जाती है। लेकिन अलमिया इस वक्त ये है कि अब बहुत ही छोटी उम्र में हार्ट अटैक हो रहा है, ख़ुसूसी तौर पे नौजवानों को, ख़वातीन के मुकाबले में मर्दों को ज़्यादा हार्ट डिजीज़ का सामना करना पड़ रहा है। उसकी वजूहात क्या हैं और उसका हल क्या है और उसकी अलामात क्या हैं, इस हवाले से जानने के लिए मैं मौजूद हूँ डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब के पास। ये कंसल्टेंट हैं और कार्डियोलॉजिस्ट हैं जिन्ना अस्पताल लाहौर में। तो आज हम इनसे दिल के बढ़ते हुए अमराज और उसकी वजूहात और उसके इलाज के बारे में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने मेरे देखने वालों के लिए वक्त निकाला। और ख़ुसूसी तौर पर मैं बताऊँ, आपका जब मैंने प्रिंट मीडिया के लिए इंटरव्यू किया और वो लोगों ने बहुत पसंद किया, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। और फिर मुझे लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब का जो है ना चैनल के लिए भी इंटरव्यू करूं, तो आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि आप कहाँ से कहाँ तक जिम्मेदारियां संभालते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आज एक अहम मौजू के लिए दावत दी जी, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ के मतलब इस तरह की अवेयरनेस वीडियो बहुत ज़रूरी है जी। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद इकबाल है और मैं माहिर अमराज़ क़ल्ब के तौर पे आजकल जिन्ना हॉस्पिटल में होता हूँ और एज ए कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी। उससे पहले मैं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में था जी, और उससे पहले मैं शेख ज़ैद हॉस्पिटल, लाहौर जनरल हॉस्पिटल और CMH लाहौर, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में रहा हूँ मैं। तो अच्छा सर, डॉक्टर साहब ख़ुसूसी तौर पे हार्ट के तरफ ही आने का रुझान क्यों हुआ आपको? मतलब फैमिली में कोई था इस तरह, या आपको शौक था कि मैंने दिल का डॉक्टर बनना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वह शौक था शुरू से जी, कि अगर डॉक्टरी करनी है तो फिर कार्डियोलॉजिस्ट ही बनना है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से मैंने अभी अपने इंट्रो में बताया कि दिल की बीमारियां जो हैं बहुत ज़्यादा आम होती जा रही हैं, उसकी वजूहात क्या हैं, ख़ासतौर पे नौजवानों में बहुत ज़्यादा आम हो रही हैं? देखिए, सबसे बुनियादी वजह इसकी जो है ना वो ये है, एक तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है और अनहेल्दी डाइटरी हैबिट्स है। हमारा जो तर्ज ज़िंदगी है जी, वो और खाने पीने की आदत, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें जो है ये सामने आना शुरू हो गई। उस पर हम करेंगे डिस्कशन आगे जाके कि क्या कौन सी ऐसी डाइटरी हैबिट्स है जो नुकसानदेह हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि मतलब नौजवानों में, अभी मैंने कुछ दिन पहले भी एक हेल्थ स्पेशलिस्ट का, न्यूट्रिशन का इंटरव्यू किया, उन्होंने भी बार बार एक ही चीज़ का जिक्र किया कि आपका जो है लाइफस्टाइल बैलेंस नहीं है। तो उसकी क्या वजूहत है कि मतलब आजकल जो नौजवान हैं, मतलब उनका उठने बैठने का टाइम चेंज हो गया, ज़्यादातर सोशल मीडिया पे रहते हैं, या क्या इस तरह? देखिए, उसमें सबसे पहली बात ये है कि जो ज़्यादा बैटरी की आदत है ना, ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। लेजर टाइम कह रहे हैं, सिटिंग टाइम, जो लोग इसको समझे कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसे हम कहते हैं आमतौर पे, तो ये जो बैटरी की आदत हैं, बाइक्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, पैदल चलने को लोग तरजीह देते हैं, साइकिल का इस्तेमाल पुराने ज़माने में होता था, अब वो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें जो इसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा ईजी गोइंग हो गए, वो खुद को एफर्ट नहीं करना चाहते। फिजिकल एफर्ट जो है ये बहुत ज़रूरी है आपकी समय की कोई भी ज़िंदगी हो या कोई बीमारी हो, उसमें दोनों में तवाज़न का नाम है इसकी। जब तवाज़न बिगड़ता है कोई भी, तो फिर जाके मामला ख़राब होते हैं। वो तवाज़न आपकी रोज़मर्रा की रूटीन का हो सकता है, वो खाने पीने की आदत का हो सकता है। ये दोनों चीज़ें इसमें अपना रोल अदा कर रही हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि दिल की बीमारियों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, तो उसकी आप क्या समझते हैं कि उसकी अलामात क्या हों कि मतलब नहीं, आम बंदा नहीं डिफाइन कर पाता, खासतौर पे जो नौजवान होते हैं वो कहते हैं जी हम तो माशाल्लाह से फिट हैं, हमें क्या हो सकता है? तो दिल की बीमारियों के भी कोई ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि पहले से पता चलना शुरू हो जाए कि मैं इस बीमारी की तरफ जाना शुरू हो रहा हूँ? देखिए, इसकी आमतौर पर ज़्यादातर जो एक लेमैन के समझने के लिए है कि सीने में दर्द होती है। अच्छा। लेकिन हर सीने में दर्द दिल की नहीं होती। हाँ बिल्कुल। ठीक है, लिहाजा ये समझने की ज़रूरत है कि कौन सी ऐसी टिपिकल चेस्ट पेन होती है। जैसे आमतौर पे इसकी जो दर्द होती है पूरी की पूरी छाती में होती है, बैक में जाती है, लेफ्ट आर्म में आती है, जबड़े में जाती है, ये बाएं बाजू आपका सुन्न हो सकता है। इसके अलावा सांस का फूलना, बहुत ठंडी पसीने आना,
दिल की धड़कन का बेकाबू होना, कम होना या ज्यादा होना, ये अच्छा। तमाम चीजें जो अपना रोल अभी आप सीने में दर्द की बात कर रहे थे कि एक अलामत ये होती है कि सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो वो दर्द किस तरह का होता है? कोई उसकी खास पहचान होती है? कोई वो मतलब बहुत ज्यादा शिद्दत से दर्द होता है, कोई टीस उठती है, या वो वक्फे वक्फे से दर्द होता है? देखिए आमतौर पे ये दर्द जो है ये वक्फे वक्फे से भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस के अंदर ये दर्द ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है ठीक है। और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में कोई उसको तक जा सकता है। और इसमें इतनी शदीद दर्द होती है, वो कहते हैं कि एन एलिफेंट ऑन योर चेस्ट, अगर हाथी का पाँव आपकी छाती पर रखा जाएगा तो किस हद तक पेन होगा। सही। तो ये इतना समझ लें कि ये नाकाबिले बर्दाश्त पेन होता है, इसकी चीखें निकल जाती हैं। ठीक है। और उस ये क्लासिकल पेन होती है कि जब शरीर को बड़ा हार्ट अटैक होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कई लोगों का मैंने देखा कि वो कहते हैं जी दर्द हो रही थी और हमारा तो बाजू नहीं सोनो हुआ या कुछ है, तो क्या ऐसा होता है कि मतलब खाली दर्द हो रही है और बाजू ना सोनो या गले तक ना जबड़े तक दर्द ना जाए, तो वो भी हार्ट से रेलेवेंट होती है? देखिए ये तो मैंने बताई है जो क्लासिकल अलामत है। जी ठीक है। ज्यादातर केसेस के अंदर ये अलामत नहीं भी मिलती। ठीक है। जैसे अगर किसी बंदे को शुगर का मर्ज है, तो शुगर का जो मरीज होते हैं उनके अंदर जो महसूस करने वाली हिस्स होती है वो खत्म हो चुकी होती है, वो अच्छा। कमजोर हो जाती है, उनको पेन होती नहीं है। और उनको हार्ट और अटैक। अगर पेन फिर भी उनको हो रही है तो इसका मतलब है कि ये ज्यादा बीमारी की शिद्दत ज्यादा है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ऐसा मुमकिन होता है कि आपको सीने में दर्द हुआ, आप हॉस्पिटल गए, डॉक्टरों ने आपको इब्तदाई अलामात देखते हुए आपको ट्रीटमेंट कर दिया, इमरजेंसी का आपको अद्वियात दे दी और वो दर्द रुक जाती है, रिलीफ मिल जाता है? जी बिल्कुल, उसमें एक फौरी तौर के ऊपर जो इब्तदाई तिब्बी जो है ना वो मेडिकल एड दी जाती है, जिसके अंदर आमतौर पर डिस्प्रिन की एक गोली, 4 गोलियां क्लोपिडोग्रेल की होती हैं, ठीक है। और एक स्टैटिन जो होती है कोलेस्ट्रॉल वाली गोली। आमतौर पर अगर ये 5 गोलियां फौरी तौर पर दे दी जाएं तो उससे ये कि वो उसको जो बीमारी को फौरी तौर के ऊपर रिलीफ मिलता है और पेन की बेहतरी आती है। इतना टाइम मिल जाता है कि मरीज जो है वो घर से या बाहर से वो हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो एक चीज़ हो गई ना, हमने अलामात की बात की। बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि एक बंदे को हार्ट का मसला हुआ, हॉस्पिटल जाने तक ही नहीं सरवाइव करता। क्या ऐसा मुमकिन है कि घर में हम उनको ऐसा कोई अवेयरनेस दें कि घर में अगर उनको फौरी तौर पे कुछ इस तरह की अलामात महसूस हों तो हॉस्पिटल जाने तक उनको कोई ट्रीटमेंट दिया जाए? डिस्प्रिन की एक गोली, अच्छा, और 4 गोलियां क्लोपिडोग्रेल, ठीक है। ये 5 गोलियों का इमरजेंसी बॉक्स ये हर घर में होना चाहिए। ओके। खुदा ना खास्ता कभी इस तरह की दर्द हो, अगर जैसे कोई बुजुर्ग होते हैं बहुत सारे, उस पर बड़ी उम्र के लोग भी होते हैं जिनको पहले से खुदा ना का शुगर, ब्लड प्रेशर, घुटनों का मसला, ये चीज़ें चल रही होती हैं, उनके अंदर जो इस तरह की दर्द हो तो उसको आपने नज़रअंदाज नहीं करना। सही। जब तक कि एक्सपर्ट से रब्ता नहीं करना और एक्सपर्ट कहे कि नहीं ये दर्द दिल की नहीं है, आपने खुद से एज्यूम नहीं करना। ठीक है। ये बहुत बड़ी वजह ये बनती है कि लोग खुद से इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये मैदे की दर्द है, ये पट्टे का खिंचाव है, जो वो फिर इस तरह को सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। हाँ, उससे होता है कि अल्टीमेटली बीमारी बिगड़ती है, क्योंकि बीमारी की तशखीस ही गलत हुई, सही तरह पहचानी नहीं गई। तो जब इसमें जब टाइम बढ़ता है, जितना डिले आएगा उतना हार्ट के जो पट्टे हैं वो डैमेज हो रहे हैं। अच्छा डॉक्टर, हमने मेडिकल डिजीज की जो है उसकी अलामात के पे बात की और हमने कहा कि मतलब इसके लिए आप टेस्ट करवाएं, तो इसके लिए कौन से ऐसे टेस्ट हैं? आमतौर पर तो यही समझा जाता है कि जी इसके लिए ईसीजी करा लें, और मोस्टली लोगों का होता है कि उनकी ईसीजी ठीक आई, वो समझते हैं जी मुझे तो कुछ भी नहीं है। आप सबसे पहले तो ये बताएं कि हार्ट की बीमारी को जांचने के लिए बुनियादी टेस्ट कौन कौन से होते हैं और फिर वो करवाने कहाँ से चाहिए? देखिए सबसे पहली बात ये है कि ईसीजी जो है कि ये बेसिक टेस्ट है। नो डाउट के 20 से 30% लोगों में ये नॉर्मल आ जाती है। ठीक है। और उनको भी हार्ट का अटैक निकल आता है। अच्छा, यानी कि आपका कहने का मतलब है ईसीजी ठीक भी है तो हार्ट डिजीज होती है? ये 20 से 30% लोगों बोल रहे हैं मैंने, ये डॉक्यूमेंटेड है। ठीक है। इतने % लोगों में ये नॉर्मल आ सकता है, वो डिपेंड करता है मरीज की अलामात की रोशनी में। डॉक्टर साहब मजीद उसको देखते हुए कुछ मजीद ब्लड टेस्ट है, ठीक है, कुछ कार्डिक एंजाइम का टेस्ट होता है, ट्रोपन, वो भिजवाते हैं, फिर दिल का अल्ट्रासाउंड जिसे कहते हैं एकोकार्डियोग्राफी, वो करते हैं। तो ये हर जगह से उसको वो जांचने के बाद कहता है कि जी वाकई ये दिल का मसला है और इसकी शिद्दत ये है, और फिर अल्टीमेटली अगर ये हो तो फिर एंजियोग्राफी करते हैं। ठीक है। वो तब होता है जब खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक आ जाता है। ये उससे पहले के टेस्ट ये है, ब्लड टेस्ट है, ईसीजी है, और अगर उससे पहले की बात करें एज एहतियातन जो टेस्ट करवाने चाहिए उसमें कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट आप लाजमी कराएं। ठीक है। हर बंदा जिसकी उम्र 30 साल से ऊपर है, साल में एक दफा कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट, उसके अलावा कार्डिक एंजाइम्स, ईसीजी और इको।
ओके। ये आजकल जो जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है और हमारा रहन सहन है, उस आई थिंक उस कंडीशन के अंदर जरूरी है कि वो कम से कम ये 4 टेस्ट लाजमी करवाए। अच्छा डॉक्टर साहब, कितनी कितनी देर बाद इंसान को अपने टेस्ट करवाते रहना चाहिए? अगर तो कोई ऐसी खास अलामत नहीं आती और आपको शुगर, ब्लड प्रेशर या कोई ऐसी की चीज़ नहीं है जो को हार्ट का अटैक कर सकती है, तो फिर आप एनुअल साल में एक दफ़ा ज़रूर करवाया करें। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं, क्या दिल की बीमारी मौरूसी है? अगर माँ बाप या रिश्तेदार, दादा दादी, नाना नानी में से किसी को है तो फैमिली में आगे हो सकती है? नहीं, देखिए, दिल की जो बीमारी है ना, ये मौरूसी होती है, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं। ओके। इसकी परसेंटेज कम है। आम तौर पे ज़्यादातर जो इसकी कॉजेज़ हैं, जो इसकी वजूहात हैं, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, एक्वायर्ड हैं, जो इंसान के खुद पैदा करते हैं, उसकी बेहतियाती की वजह से, लापरवाही की वजह से कह सकते हैं, तो वो अल्टीमेटली ये चीज़ बनती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कई लोगों को पता चलता है कि जी हमारे दिल के वॉल बंद हैं और वो फिर उठ के चले जाते हैं, जी वो फलां जाके हम नुस्खा खाएं। और मैं इसको बुरा नहीं कह रही हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं जी एक दफ़ा बाईपास कराने से पहले हमसे राब्ता करें। बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ आता है। और ये मैं समझती हूँ कि सोशल मीडिया जितना अवेयरनेस के लिए काम कर रहा है ना, उतना लोगों को उल्टी साइड पे भी लगाने के लिए काम कर रहा है। वो फिर लोग क्या कहते हैं, जो डरते हैं बेचारे, या वो नहीं करना चाहते या वो अफोर्ड नहीं कर सकते होते हैं, वो इस साइड पे चल जाते हैं कि जी एक दफ़ा ऑपरेशन कराने से पहले हमसे राब्ता करें। तो क्या ऐसा वाकई में कुछ होता भी है कि लोग बेचारे फिर अपना टाइम ज़ाया करते हैं? देखिए, आज की जो मेडिसिन है, ये है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। ओके। इसके प्रॉपर ट्रायल्स होते हैं, क्लिनिकली एविडेंस होता है हमारे पास, और काफ़ी ज़्यादा इसका बहुत ही पेचीदा मराहल से गुजरने के बाद वो दवाई आती है मार्केट के अंदर। और साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि वो उसका उन्होंने हर तरीका जो ना वो एक सोल्यूशन निकाला हुआ है। ये जो अक्सर आप देखते हैं कि रिक्शों के पीछे लिखा होता है कि बाईपास मत करवाएं, और लोग मत का लफ्ज है ना, ये समझने के बाद फिर उन्हीं लोगों को बाईपास करते हैं। हाँ, ये बात है कि अगर वो इतना ही तो ये एक समझ लें कि मार्केटिंग है, और लेकिन ये कि लोगों को गुमराह करने का बताता था कि एक चीज पॉसिबल नहीं है। हाँ, हो सकता है, लेकिन आमतौर पे जो जड़ी बूटियां हैं, अद्वियात भी इन्हीं से ही याद करता है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन उनका खास इंडिकेशन होती है। ये बीमारी को किसी हद तक रोकने में या किसी हद तक अलामात में बेहतरी हो सकती है, मगर एक बीमारी आ गई है, अब अगर ये दावा करें कि ये बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी, तो ये चीज आई थिंक लोगों को गुमराह करने का मुताबिक है, इसको डिस्करेज करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या अगर दिल के वॉल बंद हैं तो उसका एट द एंड इलाज यही है कि उसका ऑपरेट किया जाए? अद्वियात के साथ इलाज मुमकिन है? जी देखिए, दो चीजें, अगर दिल के वैल्व की बात की जाए तो इसकी आमतौर पे मुख्तलिफ अक़साम है। ओके। एक जो है कि दिल का जो वैल्व तंग हो गया, और एक लीक कर गया, अच्छा, खुल गया। दोनों कंडीशन के अंदर इब्तिदाई अलामात के ऊपर कुछ मेडिसिन होती है, मेडिसिन दे के अलामात को कंट्रोल किया जाता है, फिर वक्फे से इनको जांचा जाता है और बीमारी की शिद्दत को परखा जाता है। तो जो ही ये बीमारी अगर इस हद तक बढ़ जाती है कि वो मरीज को अलामात में शिद्दत आ गई है और बीमारी वो जो तमाम अद्वियात वो इस्तेमाल कर रहा है, इसके बावजूद उसमें बेहतरी नहीं आ रही, तो फिर अगला हल ऑपरेशन। लेकिन सबसे पहले अब मेडिसिन होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से हमने ईसीजी की बात की कि लोगों की ईसीजी नॉर्मल होती है लेकिन उनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, उनको फिर भी दिल का दौरा पड़ सकता है। इसी तरह से ब्लड प्रेशर भी कहा जाता है कि दिल के अमराज की बहुत बड़ी काज है। उसकी वजूहात में ब्लड प्रेशर बढ़ना या कम होना भी एक बड़ी अलामत है। तो आप उसके हवाले से क्या कहेंगे कि मतलब ऊपर वाला ब्लड प्रेशर ज्यादा हो तो वो हार्ट की डिजीज का सिम्टम होता है, नीचे वाला हो, या मतलब किस तरह से आपका रेगुलर ब्लड प्रेशर हाई रह रहा है या नॉर्मल हो जाता है, तो उसका क्या हल है? देखिए, ब्लड प्रेशर जो है ये एक दिल की बीमारियों की बहुत बड़ी वजह बनती जा रही है। इसके लिए वो कहते हैं कि साइलेंट किलर, ठीक है, ये एक खामोश कातिल है। बदकिस्मती ये है कि 70% लोगों को इस बीमारी का पता ही नहीं होता। हाँ, वो ये चीज मानते नहीं कि मुझे ब्लड प्रेशर का ऐसे ही है। और जो बाकी 30% बच गए, उन 30% में से भी 3% लोग हैं जिनको प्रॉपर बीमारी की तशखीस हुई और अदवायात वो खा रही है और बीमारी कंट्रोल है। 27% वो लोग जो दवाई खा रहे हैं उनकी दवाई भी ठीक नहीं। ठीक है, इससे बीमारी बढ़ रही है, इसमें पेचीदगी आ रही है, अल्टीमेटली हार्ट अटैक, फालज और ये सब तमाम चीज़ें जो है ना सामने आ रही है। बुनियादी वजह क्या थी? ब्लड प्रेशर का बढ़ना। तो ये खतरनाक चीज़ है। अच्छा डॉक्टर साहब, हार्ट पेशेंट को फालज अटैक हो सकता है?
बिल्कुल हो सकता है। कितने % चांसेस होते हैं इसका बहुत ज़्यादा परसेंटेज नहीं, ये ना हर पेशेंट को फालिज होता है। आपने देखा होगा, अक्सर आप देखते हैं, मगर उसमें ये कि 10 to 15% कह लें, आपके 100 में से 10 से 15% लोग ऐसे मिलेंगे जिनको हार्ट अटैक भी होगा, साथ फालिज भी होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी मैं आपसे एक अहम सवाल पूछने वाली हूँ, जो कि मैं चूँकि हेल्थ पे काम करती हूँ, हेल्थ अवेयरनेस पे काम करती हूँ, तो बहुत सारे लोग फिर मुझसे पूछते भी हैं, तुम फलाने डॉक्टर को मिलेंगी ना, उन्होंने ज़रूर पूछी, तो फिर मुझे याद भी आती हैं बातें। तो डॉक्टर साहब, कोरोना जब आया तो कोरोना की वैक्सीनेशन हुई, बहुत सारे लोगों ने कराई, बहुत सारे लोगों ने नहीं कराई, बहुत सारे लोग डरे भी कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपको पता है, जैसे कोई वैक्सीनेशन आती है, लोगों में अभाम पैदा हो जाते हैं। तो अब लोगों में ये है कि जिन लोगों ने कोरोना की वैक्सीनेशन कराई है, उनको हार्ट डिजीज ज्यादा हो रही है। क्या ऐसा मुमकिन है? देखिए, सोशल मीडिया पे काफ़ी इसके चर्चा है जी। और लोग इसको क्लेम कर रहे हैं, मगर इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। ठीक है। मैं बताऊं आपको, कोरोना ज़्यादा खतरनाक है कोरोना वैक्सीन से। सिर्फ और सिर्फ 10 से 15% के चांस होते हैं कि उसमें हार्ट अटैक आ सकता है, और उसमें भी चंद एक वैक्सीन थी जो मार्केट से उठा ली गई थी, उनके अंदर जो लोगों ने वो लगवाई, उनके अंदर खून के लोथड़े बनने में, खून जमने की सलाहियत बढ़ गई थी, उनको ये फालिज हार्ट अटैक आ रहे थे। वो बताया कि बहुत दो ऐसी स्ट्रेन थी, वो मार्केट से उठा ली गई थी। ठीक है। मगर ज़्यादातर इसमें कोई ऐसी जो वैक्सीन सेफ थी और हम में से हर लगवाई हुई है। अब आपको याद होगा कि गवर्नमेंट की शराइत इस कदर सख्त थी कि आप कहीं भी जाते थे, वो कहते कोरोना का सर्टिफिकेट दिखाएं। पहले सर्टिफिकेट, इवन के बसेस पे उन्होंने सख्ती कर दी थी। इस हद तक वो मामला बढ़ चुके थे कि वो कहते आईडी कार्ड ना दिखाएं आप, आप कोरोना का सर्टिफिकेट दिखाएं। और बाहर जाना और इवन के लोकल सफर करने के लिए भी आपको वो कर दिया हुआ था उन्होंने। तो इसलिए ये सारी मिथ्स हैं और कोई इसकी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, और ना इस पे कोई ऐसा लिटरेचर है, ना कोई रिसर्च है। हाँ, अगर आने वाले दिनों में ऐसी कोई रिसर्च आती है तो हम शेयर करेंगे आपके साथ। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया खून गाढ़ा होने का, तो बहुत सारे लोगों को वैसे किसी ना किसी वजह से खून गाढ़ा हो जाता है, तो क्या वो हार्ट डिजीज का वो बन सकती है वजह? देखिए, हार्ट अटैक क्यों होता है? जब खून गाढ़ा होता है। अच्छा। खून के अंदर जमने की सलाहियत बढ़ जाती है। जब खून जमेगा एक जगह पे, तो अल्टीमेटली वो क्लॉट बनेगा, वो लोथड़ा बन जाता है, और वो लोथड़ा इस हद तक बढ़ जाता है कि वो शरीर को बंद कर सकता है। ओके। तो ये बुनियादी वजह बनती है। खून जमने की वजह कुछ भी हो सकती है, उसकी वजह कोई भी हो सकती है, मगर अल्टीमेटली जो प्रॉब्लम है, जो पेचीदगी है, जो कॉम्प्लिकेशन है, जो बीमारी सामने आती है, वो हार्ट अटैक का फालिज है। सब हार्ट की डिजीज, चूंकि मैं लिखती लिखाती रहती हूँ, तो मैं पढ़ती भी हूँ कि कार्डिक अरेस्ट क्या होता है, अंजाइना क्या होता है, और CPR, इन तीनों चीजों में क्या फर्क है? क्योंकि डॉक्टर अपनी ना मेडिकल टर्म्स में इन बातों का जिक्र कर रहे होते हैं, तो आप थोड़ा सा हमारे देखने वालों के लिए मालूमात दें इस हवाले से। देखिए, अंजाइना बेसिकली ये हार्ट की एक इब्तदाई अलामत है। ये सीने की दर्द होती है जो आमतौर पर दिल की बीमारी शो करती है। कुछ लोगों में एंजाइना जो है वो जल्दी शुरू हो जाता है, और कुछ लोगों में अचानक सामने आता है। ठीक। लिहाजा इसकी मुख्तलिफ अक़साम है, स्टेबल एंजाइना है, अनस्टेबल एंजाइना है। अल्टीमेटली अगर एंजाइना कंट्रोल नहीं होगा तो हार्ट अटैक की शक्ल में सामने आता है। ठीक, ये तो हो गया एंजाइना, जो कि अलामत है, ये एक अलामत है हार्ट डिजीज की। जहाँ तक बात हार्ट अटैक की है, तो हार्ट अटैक ऐसी बीमारी है जहाँ पे खून की कोई शरीयान हार्ट की बंद होती है, 100% बंद हो जाती है, और उसमें फिर आमतौर पर फौरी तौर के ऊपर आपको कुछ एमरजेंसी अद्वियात के बाद, एंजियोग्राफी के बाद स्टेंटिंग करनी पड़ सकती है। ओके। और कुछ केसेस के अंदर बीमारी इस हद तक ज़्यादा होती है कि वो उससे जो है बाईपास की तरफ भी जाना पड़ सकता है। ये तो हो हार्ट अटैक, जिसमें सीने की दर्द होती है, सांस फूलता है, ठंडे पसीने आते हैं, दिल की धड़कन बेकाबू हो जाती है, कम रात को सोते हुए ज़्यादा बेचैनी होती है, ज़्यादा रात के टाइम। आमतौर पर इसका आपने देखा होगा अक्सर कि आपकी भी ऑब्जर्वेशन होगी कि हार्ट अटैक आते हैं अर्ली मॉर्निंग। हाँ, रात के आखिरी पहर। जी बिल्कुल ऐसे। या अर्ली मॉर्निंग क्यों आते हैं? क्योंकि इंसानी जिस्म जिसके अंदर होता है सर्केडियन रिदम, एक बायोलॉजिकल क्लॉक के तहत इंसानी बॉडी काम करती है। ठीक है। तो जब रात के आखिरी पहर के अंदर जिस्म के अंदर कोर्टिसोल होता है, जिसे कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन का लेवल बड़ा होता है। ओके। ये एक नॉर्मल है, मगर अगर किसी पेशेंट को वो इतना इस हद तक बढ़ जाए तो उसे अल्टीमेटली जो है वो हार्ट अटैक, ये चीजें आ सकती हैं। अगर उनको ऑलरेडी कोई ना कोई शुगर, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, ओबेसिटी या और इसकी डिप्रेशन की चीजें ऑलरेडी कुछ चीजें हैं, तो उनके अंदर इसका इंसिडेंस बढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी पे दबाव बढ़ गया वो स्ट्रेस हार्मोन की वजह से।
दूसरी बात, जहाँ तक बात कार्डिक अरेस्ट की बात आप कर रहे हैं, तो कार्डिक अरेस्ट कैसी खतरनाक बीमारी है जिसमें दिल अचानक से काम करना छोड़ देता है, मोहलत ही नहीं मिलती, अचानक बंद हो गया। हाँ। इसकी जो वजह आमतौर पर बनती है वो ये कि हार्ट के अंदर होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट। अच्छा। उस इलेक्ट्रिकल सर्किट जब फेल होता है ना, तो समझ लो करंट नहीं पहुंचता हार्ट। सही। ये मैं सादा अल्फाज में बता रहा हूँ। इसका मतलब हार्ट ने काम करना छोड़ दिया और इलेक्ट्रिकल सर्किट का फेलियर होता है। दिल की धड़कन या तो इतनी बेकाबू हो जाती है कि अल्टीमेटली बंद हो जाता है, ये इतनी स्लो हो जाती है अल्टीमेटली बंद हो जाता है। तो ये होता है कार्डिक अरेस्ट। इस पे अलामत नहीं आती फ़िज़ाई तौर के ऊपर, मरीज फौरी तौर पर गिरता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने बड़ी मुफीद मालूमात की और बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है हमने हार्ट की डिजीज़ के ऊपर। आखिर पे आप हमें, हमारे देखने वालों को इसकी एहतियाती तदाबीर के बारे में बताएं कि जिनको नहीं है वो क्या एहतियात करें, और जो ऑलरेडी हार्ट पेशेंट हैं वो फर्दर इससे किस तरह से एहतियात करके अपनी बैलेंस लाइफ गुजार सकते हैं। देखिए, जिनको तो नहीं है उनके पास तो मोहलत है जी, वक्त है कि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर नज़्म व ज़ब्त लेके आएँ, डिसिप्लिन मेंटेन करें खाने पीने के मामले के अंदर भी और लाइफस्टाइल के अंदर। लाइफस्टाइल की बात करूं तो 30 मिनट की वॉक ये अपनी समझ लें कि रोजाना की मामूल का हिस्सा बना लें। लोग आगे एक्सक्यूज करते हैं कि जी हमारे पास कोई आसपास पार्क नहीं है, खुली जगह कहाँ करें। मैं कहता हूँ भाई छोड़, अपने घर में कमरे के अंदर करें। आप घर के अंदर करें, छत पे चले जाएं, इतनी जगह होती है, आप छोटे से कमरे के अंदर भी वॉक कर सकते हैं। मकसद ये है कि 30 मिनट के लिए अपने जिस्म को हरकत देनी। ठीक है, सादगी लेके आए खाने पीने में, सब्जियां, फल, सलाद, इनको अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। मुरगम ग़िज़ाओं से और फास्ट फूड से, स्पेशली जंक फूड से, प्रिजर्वेटिव फूड, ऐसी ये जो आपका देखिए फ्रोजन डाइट्स आती है, फ्रोजन फूड, इनसे बचें जिनके ऊपर केमिकल्स लगे होते हैं। तो जो भी खाएं फ्रेश खाएं, थोड़ा खाएं, भूख रख के खाएं, पानी का इस्तेमाल पहले करें, 8 घंटे की नींद। ये एक अक्सर लोग मुझे आके कहते हैं कि हमें मल्टीविटामिन लिख दें। मैं उन्हें कहता हूँ कि सबसे अच्छा मल्टीविटामिन एक अच्छी नींद है। ये एक एनर्जी बूस्टर है। जितनी अच्छी आपकी नींद होगी उतना आपका वेट मेंटेन होगा, ये आपके शुगर के मसाइल, ब्लड प्रेशर के मसाइल, दिल के मसाइल कम से कम होंगे, आप सेहतमंद रहेंगे, आपका वजन भी कभी नहीं बढ़ेगा। ज्यादा अच्छी नींद फोकस करें, ये की है आपकी सेहतमंद जिंदगी के लिए। और आखिर में सबसे अहम बात यह है कि आप अपनी जो है सेहत को तरजीहात में शामिल करें। जब आप सेहत को तरजीह बनाएंगे तो आप इसके लिए एफर्ट भी करेंगे और आप खुश रहें हमेशा, और अपने जो खुद को स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से दूर रखें और पॉजिटिव सोचें, हमेशा मुस्बत सोचेंगे तो मुस्बत जिएंगे, क्योंकि एक सेहतमंद दिल ही एक सेहतमंद ज़िंदगी की बुनियाद है। जी बिल्कुल, एक सेहतमंद दिल ही सेहतमंद ज़िंदगी की बुनियाद है। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे अल्फाज में अपने इंटरव्यू का इख्तिताम किया, तो यहाँ पर मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करूँगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मेरे देखने वालों के लिए, पहले आपने मेरे पढ़ने वालों के लिए वक्त निकाला था, तो अब आपने मेरे देखने वालों के लिए वक्त निकाला है। तो जी नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का इंटरव्यू बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप फिर भी इस हवाले से कुछ मालूमात लेना चाहते हैं, डॉक्टर साहब से रब्ता करना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो डॉक्टर साहब के साथ हम इंटरव्यूज़ का सिलसिला जारी रखेंगे। आपके सवालात की बुनियाद पर आप जो पूछना चाहेंगे हम फिर इंटरव्यू अरेंज करेंगे, फिर डॉक्टर साहब को ज़हमत देंगे और फिर डॉक्टर साहब से सवालों जवाब का सिलसिला जारी करेंगे। तो इसके साथ ही आलिया खान ऑफिशियल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में राब्ता करना ना भूलिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।